अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क पावर्ड बाय क्लियर मेन एंड कूलिंग पार्टनर है पेल। तो नाज़रीन, PSL हंगामा पर बात कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ का मैच बड़ा ज़बरदस्त इस लिहाज से रहा कि एक विनिंग स्ट्रीक जो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उसे बिलाखिर तोड़ दिया है जनाब। और इस मैच में बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस भी देखने में आई, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ आज के दिन दो मैचेस हो रहे हैं, दोनों मैचेस लाहौर में हैं। लाहौर का क्राउड बड़ा शानदार है, इस पर हम सैल्यूट पेश करते हैं लाहौरियों को, जो कि पूरी दिलचस्पी के साथ मैचेस देखने आ रहे हैं और अपना जोशो खरोश भी दिखा रहे हैं, जिसका असर ज़ाहिरी बात है कि टीम्स की परफॉर्मेंसेस भी पड़ता है। तो अभी जो मैच इस वक्त जारी है उसमें एक तरफ हमने बात की विनिंग स्ट्रीक जो है वो टूट गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और एक तरफ लूजिंग स्ट्रीक जो है वो जारी रखे हुए है मुल्तान सुल्तान्स। क्योंकि जो कराची किंग्स ने स्कोर बनाया 205 का हदफ दिया था, उसमें बड़े बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहा है मुल्तान सुल्तान्स। 90 रन्स पे 8 विकेटें इसकी गिर चुकी हैं, जीत से कोसों दूर हैं। क्या हो रहा है आखिर इस टीम के साथ, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो गुज़श्ता रोज़ का मैच है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उस पर बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड्स जनाब सलीम मलिक साहब और सकलान मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सर, आपकी टीम बिलाखिर हार गई इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं इनसे इसलिए पूछना चाहूँगा कि कल सकलैन भाई, मेरी टीम हार गई। मैंने वैसे नाम किसी का नहीं लेता, आपने हाँ समझ गए होंगे आप। खैर, आपने कल कहा था कि जब गैप आ जाए तो उसका असर पड़ता है बड़ा नेगेटिवली, और वही हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से आपने जो प्रेडिक्शन किसी हद तक की थी, नज़र आ गया। यही गैप इसकी वजह है। एक मुसलसल जीतते हुए आ रहे थे इस टूर्नामेंट में, इससे पहले 5 मैचेस मुसलसल उन्होंने जीते हुए थे। कल का मैच हारने की वजह आपकी जो आपने बात की गैप, इसके अलावा क्या है? देखें, जब जैसे ही गैप आता है तो आपका जो मोमेंटम वो टूटता है, और आप जो है ना वो अपने आप को उसी फेज़ में समझ रहे होते हैं जो आपने गैप से पहले जिस फेज़ में चल रहे होते हैं, मगर उसको भी आपको जो है वो पार्ट ऑफ प्रेपरेशन चाहिए। और अगर आप वो समझ रहे हैं कि भाई हम उसी तरह ही चले जाएंगे और प्रिपेयर्ड नहीं कर रहे अपने आप को, तो ईजी हो गया ना। हाँ, ईजी हो गया। वो आपको उल्टी पड़ जाती है। ख़ास तौर पे जब गैप लंबा आ जाए और आप अच्छा खेल रहे हो तो आपको बहुत अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम टूटा हुआ है आपका। तो आपकी प्रेपरेशन डिफरेंट होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इन्होंने प्रेपरेशन उस तरह की नहीं है। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के लिए ये बहुत ही अच्छी वेकअप कॉल हो गई है, क्योंकि बाज़ का ऐसा भी होता है कि आप जा रहे होते हैं, हाँ अगर ये वेकअप कॉल है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस इसके करते हैं तो इसके क्रिटिकल एनालिसिस में जो नज़र आ रहा है, जो इन्होंने किया है लाहौर कलंदर ने, अगर आपके पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दूं। जो लाहौर कलंदर ने किया है, उन्होंने किया ये है कि इनके जो मेन जो बॉलर थे उन्होंने उनको पकड़ा है पहले। जेसन होल्डर जो था वो अनस्टॉपेबल था, उन्होंने उसी की दुर्गत बनाई है, उसी के ऊपर अटैक किया। दूसरा जो इनका ओवरसीज प्रो था बेन, इन्होंने उसको भी सही ठीक ठाक धोया है। अच्छा, इन दोनों को इन्होंने अटैक किया है। तो इन्होंने कहा कि जी आगे जाके अगर मैच हो एलिमिनेटर में या कहीं और, तो उन्होंने कहा उसकी एग्जीक्यूशन अभी कर लो। तो इनके साथ इसी मैच के अंदर वो प्लान बना के, अच्छा ये चल रहे थे मोमेंटम में और इनकी प्रेपरेशन चल रही थी, उनका बीच में गैप आया हुआ था, वो उसी जोन में उसी उसमें चल रहे थे। तो इन्होंने इधर पकड़ा है इनके दो जो प्रोज थे, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, बाज़ का प्रो वर्सेस प्रो होता है। तो जेसन होल्डर जो है वो अनस्टॉपेबल था, गालिबन मेरा ख्याल है टॉप 2 में है विकेट में, हाँ जी बिल्कुल, गालिबन टॉप 2 टॉप 3 में होगा। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, इन्होंने इसको उड़ाया है इसको। ठीक, उसके बाद इनका बॉलिंग यूनिट जो है ना वो उनके सामने आ गया और 209 इन्होंने, हालांकि हमने कहा था कि 209 इनके खिलाफ करना कोई आसान काम नहीं होगा, इन्होंने 209 किया। फिर जब बैटिंग करने के लिए दूसरी तरफ जब इनकी आई है बैटिंग आई है, तो इनकी बैटिंग में भी थोड़े से मुझे जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। आजम खान उस टच में नहीं है, हैदर अली की एक ही नॉक हुई है 30-35 वाला जो उसने किया हुआ है, तो बैटिंग में इनका ये भी आया है। ठीक है, ये एंड्रीज गाउस जो है या हाउस जो कहते हैं वो फॉर्म में है। साहबजादा फरहान की थोड़ी सी डिप पानी शुरू हुई है अभी, अगर ये डिप लंबी गई ना तो इनको चीज़ें जो है ना उल्टी पड़ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, इनको अपनी प्रेपरेशन देखनी पड़ेगी। आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर इस्लामाबाद। जी मलिक साहब, आपके ख्याल में क्या हुआ इस्लामाबाद के साथ? चले, एक तो स्कोर लाहौर कलंदर्स ने अच्छा किया और ये शुरू से नज़र आ रहा है, वो जो आप हमेशा कहा करते हैं पहले 6 ओवर्स उसमें तयन हो जाता है पूरी इनिंग्स का भी। दूसरी बात ये कि उसके जवाब में जो बैटिंग है इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रगल करती हुई नजर आई मुसलसल, और इतना मतलब 121 पे पूरी टीम भी बुक हो गई एक तरह से। हुआ क्या इस्लामाबाद के साथ कल? ये देखो, जैसे सकी ने कहा ना कि वेकअप कॉल है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप
आपको याद होगा हम वर्ल्ड कप जब जीते थे ना, तो न्यूजीलैंड 9 मैच जीती हुई थी, जी हाँ, एक मैच हारी थी सेमीफाइनल और आउट बाहर हो गई थी। तो मेरा ख्याल ये इनके लिए ये ज़्यादा बेहतर हुआ है कि ये शुरू में ग्रुप मैच में ही हार गए हैं, ताकि अपनी गलतियों से ये सीख सकें। मगर इसमें आप देखो कि शुरू में ही फ़खर का इन्होंने क्या ड्रॉप किया है। हाँ, बहुत उससे मैटर आप देखें, जब आप शुरू में उस प्लेयर का कैच ड्रॉप कर दें जो जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, उसने एक ऐसा मोमेंटम बनाया आप कि अच्छा स्कोर पहले 6 ओवरों में दे गया, तो फिर मुश्किल होता है किसी टीम के लिए भी उसको रोकना, वापस आना। अगर मेरे ख्याल में ये अगर उस वक्त उसका कैच पकड़ते तो शायद ये 209 ना होता, क्योंकि अंडर प्रेशर आते फ़खर ने एक तेज़ इनिंग खेल के स्कोर किया। बाकी ये देखें, प्रोफेशनल टीमें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी टीम को 3-4 दिन से सकी। देखो हम सब प्रोफेशनल जब हम खेलते थे तो मेरा ख्याल 4 महीने का गैप तो हो सकता है, 15 दिन का, मगर 4-5 दिन के गैप में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए था। और दूसरी बात, इनको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, वैसे इन्होंने ट्राई भी की थी कि इनको ना अपने नीचे जो लोअर ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर है ना, उसको ट्राई करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये एक्सपोज हुए हैं बहुत बुरी तरह से एक टाइम पे, क्योंकि सलमान आगा हालांकि काफ़ी दिनों के बाद मैच खेला है, उसके बावजूद जितनी देर वो और वो एंड्रीज खेल रहा था, तो उस वक्त तक लग रहा था कि ये चेज़ कर जाएंगे। जैसे ही एक विकेट गिरी, एकदम एक्सपोज हो गई सारी टीम। हाँ, तो आगे तो किसी ने भी कुछ भी नहीं किया, मतलब डबल फिगर में नहीं, मुश्किल से गए हैं। तो मेरे ख्याल में इनको इस चीज़ का भी ख्याल आगे रखना पड़ेगा कि आपके जो लोअर ऑर्डर बैटिंग है उसको आप हर मैच में किसी ना किसी को ऊपर ट्राई करें। अच्छा, लेकिन जो प्लान लेकर, जैसे कि अब सकी भाई भी बता रहे हैं, जिस तरह उन्होंने टारगेट किया जेसन होल्डर को, बेन ड्वारिस्ट को, इन्होंने जिस तरीके से उसको टारगेट दोनों को करके, क्योंकि वही इनके मेन बॉलर्स एक तरह से थे, तो नज़र आ रहा है कि एक बाकायदा प्लान के साथ, एक सोच के साथ वो गए हैं, उसके एग्जीक्यूशन भी है। ठीक है, वो कैच ड्रॉप होना वो एक अलग मैटर है, अलग मामला है, मगर वो नज़र आया हमें कल, वो जो ज़रूरत है किसी भी टीम के लिए एक प्लान के साथ चलना। देखें, हर टीम अपना प्लान लेके चलती है, और मेरा ख्याल उन्होंने, जैसे सकी ने कहा, कि उन्होंने डेफिनेटली इस पे काम किया होगा। और इसने जो 2 आउट भी किए ना होल्डर ने, वो लास्ट ओवर में किए हैं जब 2 बॉल रह गए थे। उसने अर्ली ऑन उसको विकेट नहीं मिली। हाँ, शुरू में एक चीज़ थी, जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहा था जी, बड़ा अच्छा उसको स्विंग मिला। नईम ने हर किस्म की कोशिश की आउट होने की। अच्छा। मतलब वो हर बॉल पे हिट कर मारने की कोशिश कर रहा था, मगर शुरू में थोड़ा सा मेरा ख्याल इस्लामाबाद अनलकी रहा। अच्छी मूव हो रही थी बॉल, मगर उनको विकेट नहीं मिली। जो लगी वो बाहर चली गई, मगर 2-2, 3-3 बॉल बीट हुए। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा अनलकी थे इस्लामाबाद। कई दफ़ा आपकी लक काम नहीं करती। तो मेरे ख्याल में जेसन होल्डर ने और उसको जो अटैक किया ना, जब आप सेट होते हैं ना, आपकी विकेटें नहीं गिरी होती, फिर आप दुनिया का कोई भी बॉलर आपके सामने हो, फिर आप अटैक करते हैं, उसमें 2 चांसेस ही होते हैं, या आप आउट होते हैं या फिर आप कामयाब हो जाते हैं। T20 तो है ही ऐसी गेम ना। तो मेरे ख्याल वो उनकी बैड लक थी कल का दिन के, वो उनका मार पड़ी उनको। सर बिल्कुल ठीक है, बैटिंग लाइन इतनी बुरी नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और 209 रन्स किए, 210 का हदफ इतना मुश्किल भी नहीं था, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जैसी टीम के लिए। ठीक है, वो सारे मामला, सारे मैटर्स अपनी जगह पे, गैप आना और सब, विनिंग स्ट्रीक, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि कल पैनिक कर गए, कहीं पे संभल नहीं पाए, क्योंकि शुरू में अगर सिर्फ एंड्रीज की और उसकी सलमान आगा की इनिंग निकाले, पीछे कुछ है ही नहीं। ये किसी तजुर्बाकार टीम, और ख़ास तौर पर एक टूर्नामेंट में, एक इवेंट में टॉप पे रहने वाली टीम से ऐसी उम्मीद होती नहीं, एक्सपेक्टेशन होती नहीं है। देखिए, ये जो 3 बैट्समैन आए ना नीचे, इनके लाहौर कलंदर के, ऊपर से तो फ़खर ने जो किया सो किया, उसको चांस भी मिला। यू नो, यू हैव टू बी लकी, इफ़ यू आर ब्रेव यू विल बी लकी। आप बहादुरी के साथ जाते हो तो आपकी किस्मत भी आपकी तरफ ही जाती है, आपके कैच भी छूटते हैं, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है। एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्रेव पर्सन। फ़खर वो जब जाता है, वो ये अपनी 2 सोचों के साथ नहीं जाता, वो जाता है तो सीधा 5th गियर में होता है, और वो फिर छोड़ता नहीं है, लग गई तो वो फिर चलता जाता है। वो लकी भी रहता है फिर इस तरह। और बहुत सारे ऐसे इसके नॉक हैं जिसमें उसकी लक ने उसका साथ दिया, क्योंकि वो दिलेरी के साथ जाता है। डैरन मिचेल, सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा, ये जो 3 इनके प्रोज हैं, इन्होंने जो नीचे से 5 वर्क किया है, 18 पे 28,
डैरल मिचेल 17 पे 38, सैम बिलिंग्स और 17 पर 39 सिकंदर रजा। और इन्होंने जो फाइव किया है, ये इन्होंने जो है ना रुथलेस क्रिकेट खेली है, स्ट्रॉन्ग हैवी अटैक किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर। और जब आप इस तरह के स्ट्रॉन्ग हैवी अटैक करते हैं, रुथलेस क्रिकेट खेलते हैं, तो मोमेंटम भी आप अपनी तरफ ले जाते हैं और पूरी टीम का जो मोमेंटम है या उनके अंदर जो एक ये बिलीफ है वो आना शुरू हो जाता है। तो आप दो चीज़ें लेके जाते हैं और इसमें कोई ये नहीं कि आधा घंटा 40 मिनट का कोई गैप होता है, वो स्ट्रेट अवे अगली इनिंग शुरू होती है। तो वो आप जब इस तरह हैवी अटैक करके रुथलेस अप्रोच के साथ ड्रेसिंग रूम में जाकर फिर ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो पूरी टीम जो है वो उसी अप्रोच को साथ लेके चल रही होती है और उसके आफ्टर इफेक्ट दूसरी टीम पे होते हैं। तो उनको उस मोमेंटम को खींचने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए इनको भी रुथलेस अप्रोच करनी पड़ती है। तो जब आप रुथलेस अप्रोच नहीं करेंगे, कहीं पे भी आपके डाउट्स होंगे, तो फिर आपका पैनिक बटन जो है ना वो ऑन हो जाए। बिल्कुल ठीक है, वो हमें कल नजर भी आया। लेकिन बात वही है कि अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड पास टाइम है, मौका एक है, ये वेकअप कॉल हो सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। बहरहाल बात करेंगे मजीद भी, और खास तौर पर कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का जो मैच जारी हो सकता है ब्रेक में ये मैच खत्म हो जाए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्तान सुल्तान्स एक बार फिर एक और मैच हार गए हैं। तो मुल्तान सुल्तान्स जो पहले ही टेबल में सबसे नीचे थे 7 मैचेस के साथ, अब 8वां मैच उनका हुआ है। अभी तक सिर्फ एक मैच जीता हुआ मुल्तान सुल्तान्स ने। अभी कुछ ही देर पहले ये मैच खत्म हुआ है। कराची किंग्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स थे। कराची किंग्स ने 204 रन बनाए थे 4 विकेटों के नुकसान पर। 205 का हदफ जो कि एक पहाड़ जैसा हदफ साबित हुआ मुल्तान सुल्तान्स के लिए, और 117 रन पर सारी टीम आउट हो गई 17वें ओवर में। और कप्तान साहब मोहम्मद रिजवान 0 पर आउट हुए हैं। इस मरतबा वो इंडिविजुअल इनिंग भी नहीं खेल सके। टीम के लिए तो खैर वो नहीं खेल रहे काफ़ी अरसे से ही, लेकिन इंडिविजुअल इनिंग भी वो कोई ना खेल सके। और कोई काबिल ज़िक्र इनिंग नहीं है। 26 रन हैं यासिर खान के और 29 रन कामरान गुलाम के, बाकी 12 रन हैं कैम्फर के, कटिंग कैम्फर के। तो उसके अलावा कोई ख़ास ऐसी परफॉर्मेंस है नहीं। सकलैन भाई जी, मुल्तान सुल्तान्स ने मायूस नहीं किया? बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस है जी। बिल्कुल। लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस जब बार बार आती है ना तो बताती है, जब मैंने कल भी यही बात कही थी, कल या परसों, मुल्तान सुल्तान जो जिस अंदाज से हार रहा है ना, वो लगता है कि वो किसी भी बॉक्स को टिक नहीं किया हुआ उन्होंने। बॉक्स अगर टिक किए होते तो कम से कम आप क्लोज जाते हैं, कोई भिड़ते हैं, कोई हाथों में हाथ डालते हैं, कुछ बैटिंग में जाके कुछ टसलबाजी होती है, कुछ बॉलिंग में होती है, कुछ लग रहा होता है आपको, फिर आप जाके अगर हार भी जाए तो कहते हैं यार चलो। इसमें कोई इनका लग ही नहीं रहा कि किसी भी एंगल से इनकी कोई प्रेपरेशन है। यानी इतना वन साइडेड मैच, एक नहीं दो नहीं, पूरे टूर्नामेंट में इनका वन साइडेड चल रहा है। माइनस में इनका नेट रन रेट है, एक मैच जीते हैं वो, एक नॉक जो पहले मैच में किया था 34 जो किया था, वहाँ के बाद उसका हार वही भी गए वो, उसके बाद से जो है ना वो चीज़ें इनके हाथ में नहीं आई। वहाँ पे फिर भी हम लोग थोड़े से एज ए एक्सपर्ट हम लोग ऑप्टिमिस्टिक थे कि यार लगता है कुछ करके आए हुए हैं, बड़े अच्छी क्रिकेट खेली है, मॉडर्न क्रिकेट खेली है और अच्छी अप्रोच चल रही है। मगर जिस तरह से वो ऑपोजिशन टीम ने डिफेंड किया और जिस तरह से रिजल्ट इनके हाथ से निकला है, वो सारे एक रिजल्ट नहीं, सारे मैच इनके हाथ से निकल गए, पूरा टूर्नामेंट निकल गया। और ऐसे लग रहा है कि आई थिंक इनको ये बस टाइम पास हो रहा अभी। सॉरी ये बड़े हार्श वर्ड है, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आई थिंक इनको सोचना चाहिए। आई थिंक PSL जो है बेस्ट लीग है दुनिया की, दूसरे तीसरे नंबर पे है, और पाकिस्तान की जो है वो सबसे टॉप की में ये महंगी तरीन टीम जो है ना, देखें वही महंगी तरीन टीम है। तो इनको देखना चाहिए कि भाई यार ये आई थिंक एम्बैरेसिंग है, ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, आपने शुरू में कहा था कि आपको नज़र आ रहा है कि मुल्तान सुल्तान सेमीफाइनल तक पहुंचेगी, लेकिन इन्होंने तकरीबन सभी को मायूस इसलिए किया कि माजी के जो टूर्नामेंट्स हुए हैं अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे मुल्तान सुल्तान। ये इस दफ़ा क्या हुआ और आज का मैच खास तौर पर? यार मेरे ख्याल में जो पहला 200 रन्स करके ये हारे हैं ना जी, उसके बाद मेरे ख्याल इनका मोराल बिल्कुल ही डाउन हो गया। और उसके बाद आप देखो ये टीम वापस नहीं आई। इन्होंने अब इनको ये लगता है कि हम शायद 200 चेज ही नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकली ये बिल्कुल गिर चुके हुए हैं। बिल्कुल उनकी बैटिंग और बॉलिंग जो है ना वो बहुत, मतलब वो लग नहीं रहा कि ये क्रिकेट खेले हैं। मैं आपको बताऊं अब इनका हाल ये हो गया कि हम शारजा वगैरह में खेला करते थे ना, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड आती थी, वो सारा दिन बीच पे लेटे रहते थे,
वो क्रिकेट नहीं खेलने आते थे, वो कहते थे एंजॉय करो। इनका हाल मुझे ये लग रहा है कि ये पहले 2-3 मैच हारने के बाद ना मतलब वो टीम लग नहीं रही। और फिर दूसरी बात ये है कि जब कोई टीम भी 200 स्कोर करती है ना, आप महल्ले की टीम ले लें, 10 रन्स की एवरेज से आपने स्टार्ट लेना होता है, तो आप शुरू से तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं और इनको आदत है शुरू से स्लो खेल के मैच लेके चलने की। उतनी देर में एवरेज जो है वो बहुत ऊपर चली जाती है। वो पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ। सेकंड इनिंग में जब आपको 200 चेज़ करना होता है तो आपने शुरू में तेज़ खेलना है ना। लेकिन वो वाली बात जो आप हमेशा कहा करते हैं, प्रेशर डाल देता है। जो जैसे आज रिजवान ने 0 पे आउट हुआ, खुद भी कुछ नहीं किया, इंडिविजुअल इनिंग भी इस मरतबा नहीं खेली और नीचे प्रेशर डाल दिया अपनी पूरी टीम पर। उसकी रीज़न ये है कि आपको 10 की एवरेज चेज़ करनी है वेरी फर्स्ट बॉल से। तो जब आप नहीं करेंगे और लोगों का प्रेशर है कि आप स्लो खेलते हो, तो उसमें फिर आप एक्सपोज हो जाते हो ना, आपको खेलना पड़ता है। जब आप तेज़ खेलते हो तो वो होता नहीं। इसमें तो टेक्निक जो है, टेक्निकल प्लेयर जो होएगा ना, मैं हमेशा कहता हूँ वो हर किस्म की क्रिकेट खेल सकता है। वो गतका नहीं चलाएगा। पंजाबी कहते हैं ना, गतके आके नहीं चलाते। हमारे बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो सिर्फ मैं देखता हूँ वो ऑन साइड पे हिट मारते हैं। यही चीज़ मैं देख रहा था पिछले मैच में। वो जो हमारा नवाज़ लड़का है, वो बड़ा नईम, शायद वो मोहम्मद नईम, जो वो बड़ा अच्छा खेलता है, अच्छी शॉटें भी मारता है, मगर मोस्टली वो बॉल की पेस को यूज़ नहीं करता। वो नसीम शाह बॉल कर रहा था। मैं थोड़ा टॉपिक दूसरी तरफ लेके मैं टेक्निकल बात करनी चाह रहा हूँ ताकि लड़कों को पता होना चाहिए। वो आउट स्विंग कर रहा था, वो इस तरह मिड विकेट मारने की कोशिश कर रहा था। बॉल को पेस यूज़ नहीं करते कि ऑफ साइड पे खेलें। मैंने हर प्लेयर को मोस्टली आप देखो प्लेयर जो है ना, वो टेक्निक उनकी इतनी बुरी है कि हमारे जो कोचेज़ हैं, जो बैटिंग कोचेज़ हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए कि आप उनको ये सिखाएं कि टेक्निक पेस को कैसे यूज़ करना है। कल एक रज़ा ने शॉट खेली थी, सिकंदर रज़ा ने, उसने बेशक 3 छक्के भी मारे, मगर एक चौका उसने मारा जो मैं मतलब एज ए बैट्समैन मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा। उसने बना के ना जी थोड़ा विकेट छोड़ के उसने बना के बैट को एंगल करके पॉइंट पे चौका मारा। बहुत कम लोग हैं सकी, अब आप देखो यहाँ गतके ही चलाते हैं। उसने क्रिकेट शॉटें, जो प्लेयर होता है ना, वो क्रिकेट शॉट जब मारता है तो देखने वाले को अच्छा लगता है। ये कभी कभार होता है कि आप उल्टी सीधी हिटें मारते हैं तो चल जाती हैं, रोज़ ये नहीं होएगा। आपको इनको पेस यूज़ कर, देखें लोग माइंड करते हैं जब हम IPL की बात करते हैं, उनमें अगर आप जितने बड़े प्लेयर हैं दुनिया से आए हुए, उनको आप देखो वो कभी वो वो बॉल के मेरिट पे हिट मारते हैं। अगर ऑफ साइड पे है ना तो वो उस साइड पे लेके जाएंगे, वो ये नहीं करेंगे उस वाली बॉल पे। हो जाता है कभी कभी वो मारते हैं शॉटें उल्टी, मगर मोस्टली क्रिकेट शॉटें खेलते हैं। हमारे यहाँ हम लोग ना इस पे हमें काम करना चाहिए, बैटिंग जितने भी कोचेज हैं, सही कि ये अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो प्लेयर तो वैसे ही नहीं निकल रहे। सर ये काम, यही मसला है ना, वो काम हो नहीं रहा इन प्लेयर्स के ऊपर। सकलैन भाई, मुल्तान की बुरी तरीन परफॉर्मेंस के पीछे उसके अली तरीन स्टेटमेंट का कितना किरदार है? देखिए ये आई थिंक मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि बात कब करनी है, उसकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब आप इस लेवल के हो, टीम आपकी है और आप को ये सारी बातें कहनी, या तो ये 4-5-3 महीने पहले बातें करते हैं या पूरा टूर्नामेंट ख़त्म होता है उसके बाद जाके बैठ के बातें करते हैं। जब आप टूर्नामेंट के अंदर हैं तो आपको सिर्फ एक ही फोकस रखना चाहिए, क्वालिटी क्रिकेट, और आपने ट्रॉफी उठानी है। बिल्कुल ठीक है, एंड दैट्स इट। आपका कोई और सोच नहीं होनी चाहिए। जब आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन या इस तरह की स्टेटमेंट्स पहले देते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, तो वो बनते नहीं है, जवाब ही नहीं बनते। जब आपका टूर्नामेंट शुरू हो गया, वो शुरू कब होता है? जब आपकी जनाब वो कैंप लग गया। ये नहीं कि जब मैच पहले आया था, नहीं, जब कैंप लग गया। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो 1-1.5 महीना पहले से आप शुरू कर दें प्रेपरेशन उसकी। अभी कैंप लगने से भी 1 महीना पहले से। अब वहां से आपने सिर्फ यही बात करनी है, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, और हमारा पर्पस क्या है, विजन क्या है। सही है सकी। इसमें एक और चीज़ भी है, देखो एज ए स्पोर्ट्समैन हम ना कभी भी मैच हारेंगे जीतेंगे ना तो हमें पता है कि यार रोज़ मैच होने हैं, एक टीम ने जीतना है, एक टीम ने हारना है, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी महंगी तरीन टीम है।
मगर मुकाबला करके तो हारे ना कम से कम। नहीं, मगर दुख होता है उसको, दुख यही है ना कि मैं इतने पैसे लगाए हैं, मेरी टीम महंगी तरीन टीम है, मगर उसको ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि यही टीम थी जो पिछले साल 3-4 सालों से टॉप पे थी, फाइनल में आ रही थी। तो अगर वो इस साल उसका बुरा परफॉर्म रहा है तो कोई रीज़न होगी, उस पर काम करने की ज़रूरत है, बजाय आप आके टीवी के ऊपर या लोगों में इस किस्म की बातें करें कि मेरी टीम ये कर रही है, मेरी टीम अच्छा नहीं कर रही। इससे नेगेटिव मैसेज जाता है। ये चीज़ सीखनी चाहिए लाहौर कलंदर्स के राना फवाद से। हाँ देखे ना, वो हारते भी हैं, वो फिर भी लगता है दाता साहब लुडियाँ बाहर है, तुम्हारा बाहर। मतलब ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की बात है ना कि वो उसको पता है कि यार टीम हारती जीती है। वो यही ना कि सलीम भाई जो बात तो चल रही थी कि जो बात की गई, कमेंट्स दिए गए, स्टेटमेंट जो दिए वही ना, वो इसी आप बैठ के रेलेवेंट लोगों के साथ बात कर लो, पब्लिकली आप ऐसी स्टेटमेंट ना दो, आप बैठ के बात करो। जो कमरे के अंदर बातें, कमरे के अंदर बातें, वो पब्लिक में ना आए। बिल्कुल सही। आपके ड्रेसिंग रूम में ना जाए। जो क्रिकेट अंडरस्टैंड करता है ना, उसको पता है कि यार रोज मैच होने हैं, तो हारना भी है, जीतना भी है। सही है। चलिए सर, इस पर तो हमने बात कर ली है, जो मैच आज हो गया। खैर अब वो मुल्तान सुल्तान के लिए तो हम कह सकते हैं कि उनके लिए टूर्नामेंट ये खत्म हो चुका है, लेकिन आज एक और मैच भी है। आज होने जा रहा है एक और इंपॉर्टेंट मैच, लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। लाहौर कलंदर्स जिसने गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी शानदार फतह हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड पर, तो ये एक दिलचस्प मैच हो सकता है। कैसा होगा ये मैच, इस पर बात करेंगे पीएसएल हंगामा में एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको पीएसएल हंगामा में। तो आज एक और मैच होने जा रहा है कुछ ही देर में, कुछ घंटों में बल्कि कहा जाए तो। वो मैच है लाहौर कलंदर्स बमुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और अगर टेबल की बात की जाए तो दोनों टीमें जो हैं वो बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। लाहौर कलंदर्स 7 मैचेस खेल चुकी है, 4 जीती है, 3 हारी है, 8 पॉइंट्स हैं इसके। जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 मैच उन्होंने अभी तक खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 हारे हैं, 8 पॉइंट्स हैं इनके। तो मुकाबला बराबर का इसलिए भी हो सकता है कि कल और अगर परसों की बात की जाए तो दोनों टीमें अपने अपने मैचेस जीती हैं। कल के मैच में लाहौर कलंदर्स ने अनबीटेबल इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी थी, 88 रन से उन्होंने मैच जीता था। जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने परसों जो मैच है मुल्तान सुल्तान को बड़ा कंफर्टेबली 10 विकेटों के साथ हराया था, शिकस्त दी थी। और अगर इस पीएसएल सीजन 10 की बात की जाए तो एक मरतबा ये दोनों टीमें मद्दे मुकाबला आई हैं 13 अप्रैल को सॉरी। और उस मैच में लाहौर कलंदर्स ने शिकस्त दी थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। 219 रन बनाए थे लाहौर ने 6 विकेटों के नुकसान पर, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 140 रन पर आउट हो गई थी। सलान भाई, उस मैच के जैसे मैंने बताया कि एक दफ़ा मध्य मुकाबला आ चुके हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि दोनों ने अपने अपने मैचेस कल और परसों जीते हैं और बड़े कंफर्टेबली, बड़े मार्जिन के साथ अच्छे तरीके से खेलते हुए जीते हैं? डेफिनेटली जब आप एक दफ़ा खेल लेते हैं ना तो आपको पता चल जाता है जी इनका विनिंग फार्मूला क्या है, कॉम्बो क्या है, बैटिंग को कौन लीड कर रहा है, बॉलिंग को कौन लीड कर रहा है, किस अंदाज की क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें किस तरह आना है। और आपकी जाहिर है आपको पता चल जाता है ओपोनेंट का कि हमें इसको कैसे टैकल करना है। आप बड़ा अगर देखा जाए जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर ने पिछला मैच खेला और जिस तरह की उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंसेस थी, और मेरा ये दावा है कि इनकी बॉलिंग जो है इस वक्त जो है, मोहम्मद वसीम पूरी पीक पे है, तेज़ गेंद करता है, थोड़ा सा रिवर्स भी होता है इसका गेंद, निप्पी सा, और अच्छी जगह से गेंद जो है ना उसका पड़ के अंदर आता है। आमिर अच्छी फॉर्म में अब फिर वापस आ गया है, उसका एग्रेशन जो है वो उसी तरह ही। खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अबरार तो कर ही रहा था, इसकी बॉलिंग यूनिट को अबरार तो लीड कर ही रहा था। प्लस फ़हीम अशरफ जो है वो भी जाहिर है जब 4 आपके बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते तो 5वां बीच में एडजस्ट हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो इनको देखना पड़ेगा लाहौर कलंदर को कि इनके बॉलिंग यूनिट को जो बहुत अच्छा ऑपरेट हो रहा है, ये किसको टारगेट करेंगे। क्या आया वो मोहम्मद वसीम को टारगेट करेंगे, आमिर को, खुर्रम को, अबरार को या फ़हीम अशरफ को। और टारगेट करना भी, क्योंकि T20 इज़ ऑल अबाउट आप टारगेट मूवमेंट करते हैं, बॉलर करते हैं, डिलीवरी करते हैं, आप टारगेट कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद आप एग्जीक्यूट करते हैं। और इस साइड पे लाहौर कलंदर की तरफ देखा जाए तो इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस जो है ना आउटस्टैंडिंग किस्म की है। क्वेटा ग्लैडिएटर की बैटिंग जो है ना मुझे थोड़ी सी इनसे वीक लगती है अगर देखा जाए तो, क्योंकि फखर जो है वो गेम चेंजर है, लेकिन बैलेंस फिर बॉलिंग के साथ हो जाता है। तो इस तरह आई थिंक प्रॉब्ली बॉलिंग वर्सेस बैटिंग का होता तो सारा ही होता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है इनकी बॉलिंग जो है ज़्यादा तगड़ी लग रही है मुझे, और उनकी बैटिंग मुझे ज़्यादा तगड़ी लग रही है। सर दोनों के अपने अपने मैचेस जीतना और कंफर्टेबली बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खेलते हुए, जैसे कि 89 पे 89 रन पे महदूद किया था उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को क्वेटा ने, और लाहौर कलंदर्स ने अनबीटेबल इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी थी। ये फैक्टर कितना दोनों टीमों के लिए जो है वो पॉजिटिव होगा, अहम होगा? देखिए लाहौर कलंदर के लिए तो मेरा ख्याल है उन्होंने उस टीम को हराया जो लीड कर रही थी,
तो उनका मोराल तो बहुत बहुत हाई होगा। और अगर आप कंपैरिजन करें, जैसे सकी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इनकी कोयटा की बॉलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर आप बैटिंग में देखें तो उनके 3 ऐसे प्लेयर हैं, फ़खर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक है, उसको भी अगर आप निकाल दें, नीचे जो उनके 3 बैट्समैन हैं, मिचेल, बिलिंग और रज़ा, ये और टोटली ऐसी फॉर्म में हैं कि जो हम बार बार कहते थे कि रज़ा को थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए। अगर आप इस्लामाबाद की बैटिंग को कंपेयर करते ना इसके साथ, लाहौर के साथ, तो उनकी बैटिंग में देखें कोई ऐसा बंदा नहीं जो इनको मैच करता हो मिडल ऑर्डर में। यही वजह थी जो मैं उस वक्त बात करनी चाह रहा था इस्लामाबाद के हारने की, कि वो बैटिंग में लैग कर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो टीम को लेकर निकल जाए। इनकी लाहौर कलंदर की जब हारता तो हमें दुख इसलिए होता है एज ए लाहौरी कि इनकी टीम बहुत अच्छी बैलेंस टीम है, स्पेशली बैटिंग में। अगर सेकंड इनिंग में अगर इनको चेस करने का मौका मिले तो इनके पास टोटल बैटिंग है जो जितवा सकती है, मौजूद है। मगर वहाँ से एक ही चांस है कि कोयटा जो है वो इनको बहुत कम स्कोर पे आउट कर ले, ठीक है, कोई बहुत ही ब्लंडर कर दे लाहौर कलंदर, ठीक है। अदरवाइज लाहौर कलंदर इस वक्त जो जिस फॉर्म में जा रहा है, मेरे ख्याल में उसको तो इनकी बॉलिंग में, कोयटा की बॉलिंग में ये कैपेसिटी है कि ये महदूद कर सकें कम स्कोर पे, जैसे कि इन्होंने मुल्तान सुल्तान देखें जो पिछला मैच इन्होंने जो खेला है उसमें तो इन्होंने आप देखें लेकिन वो मुकाबले में मुल्तान सुल्तान थे ना जी, वो पहले स्ट्रगल नहीं, ये देखें क्रिकेट में एक स्पेल चाहिए होता है आपको, और एक बैट्समैन चाहिए होता है जो लंबा स्कोर करे। सही है। अगर आप लाहौर कलंदर में देखें किसी ने 50 नहीं किया और 209 कर गए थे वो, ये टीम एफर्ट होती है ना। अब इसको इनके उधर से जैसे मोहम्मद वसीम, वैसे तो उसको 15 साल हो गए हैं पाकिस्तान से खेलते हुए, वो सकी कह रहे थे ये बॉलर भी जो है ना, ये पुराने बॉल का बॉलर है, इसको जितनी देर छिला हुआ बॉल नहीं मिलेगा, ये रिवर्स स्विंग नहीं होती, उतनी देर ये इसको मार पड़ती है। सही है। तो ये इस 20 ओवर में चांसेस ये हैं कि इसको छिला हुआ इतनी जल्दी बॉल मिलना नहीं है ये रिवर्स स्विंग हल्की हल्की करता है। बॉलिंग में एक चांस है, आमिर है, एक्सपीरियंस है, खुरम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की पिछले मैच में, तो एक चांस है कि अगर बॉलिंग में ये कुछ कर गए, अदरवाइज मुझे कोई चांस लाहौर कलंदर के हारने का नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है सर। फ़खर जमान तेज़ खेलते हैं, तेज़ क्रिकेट खेलते हैं, उधर आमिर हैं एग्रेसिव बॉलिंग करते हैं, तो ये एक तरह से कॉन्टेस्ट हमें इन दोनों के दरमियान में देखने को मिलेगा, जो बाबर के साथ वो करते आए, मोहम्मद आमिर ने हमने सबने देखा ही है। तो यहीं से मेरा ख्याल तायुन हो जाएगा, पहले ओवर से पता चल जाएगा कि भाई किस तरफ गेम तो पूरी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई मैच ऐसे भी हैं जिसमें फ़खर ने नहीं किया, नीचे से कुछ कर गए, कभी फ़खर ने किया, नीचे वालों ने कुछ नहीं किया, ये होता ऐसे ही है। सही है। बट ऑब्वियसली जब आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाए बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए, तो आपको जाहिर है मोमेंटम मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, थोड़ा एज मिल जाता है। आप जो है ना वो अगले 2-4 ओवर एनर्जी आ जाती है, आप कोशिश करते हैं एक और जो है विकेट मिल जाए। अगर बैटिंग में है तो आप कहते हैं 2-4 बाउंड्रीज और लग जाए ताकि पंचिंग करते रहे और इनकी जो है ना बैक जो है अगेंस्ट द वॉल कर दें हम लोग। बिल्कुल सही है। तो आई थिंक फ़खर जमान तो अपनी गेम खेलेगा और आमिर ने भी आना है और अपने उसी एग्रेशन से आना। अच्छा, इधर से हारिस रऊफ, इसमें थोड़ा सा सॉरी इसमें एक फ़र्क है क्या, फ़खर में और बाबर में बहुत फ़र्क है। हाँ वही उसने वो तो सन पता है वो सारा कुछ बेच वूच के आंदा है फ़खर, उसने लिहाज नहीं करना, उसको परवाह नहीं है, वो ऐसा प्लेयर है, वो अपनी गेम खेलता है, उसने ये नहीं कहना कि मैं आउट ना हो जाऊँ। उसने अगर पहली बॉल मिली, उसने पहली बॉल भी मिली तो आमिर को मारना है, आउट हो जाओ। आउट देखें बैट्समैन के पास सिर्फ एक चांस होता है, एक बॉल पे आउट होने का, और वो उसको इस चीज़ का डर नहीं होता, वो दिलेर प्लेयर है। उसने बिल्कुल ठीक है। हारिस रऊफ, चूंकि वक्त बड़ा कम है, हारिस रऊफ लाहौर कलंदर से, हारिस रऊफ जो है फॉर्म में आ चुके हैं, 4 विकेट उन्होंने कल लिए 31 रन देकर, वो बड़े एक इंपॉर्टेंट बॉलर साबित हो सकते हैं लाहौर। देखिए हारिस रऊफ की प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल सिर्फ कल के मैच में उन्होंने 31 रन दे के 4 आउट किए हैं, अदरवाइज वो 4 ओवरों में 40, 45, 50 से कम स्कोर नहीं दे रहा, बेशक आउट भी कर रहा हो। T20 में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप 20 रन दें, आउट कोई ना करे, टीम को फ़ायदा तब होता है। अगर आप 40-40, 45-45 स्कोर देंगे तो मेरा ख्याल है उससे टीम को कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है सर, अब जान लेते हैं, बात आ गई परसेंटेज के ऊपर,
लाहौर कलंदर्स, कोटा ग्लैडिएटर्स, आपके ख्याल में कौन सी टीम आज का मैच? यार आप मुझसे पहले पूछते सब आप देखें ना, बड़े हैं ना आप, हम 60-40 एहतराम बना मुझे सकते हैं। लाहौर 60 ज़्यादा पसंद है। आप जनाब? 50-50 दोनों अच्छी गाली क्रिकेट मुकाबले। खेलते हैं। नहीं, टीमें दोनों चले अच्छी जी, देखते हैं आज के मैच का क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल वक्त खत्म हो गया है, इजाजत दीजिए पीएसएल हंगामा से, अल्लाह हाफिज़।